देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सुबह के 10 बज रहे हैं, वक्त हो गया है दमदार 10 का। हमारे साथ जगजीत द्विवेदी जी, सज्जन कुमार जी स्टूडियो में मौजूद है। बहुत स्वागत आप दोनों का। कांग्रेस के नेताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहना, ऐसा लगता है कोई कंपटीशन सा चलता है कांग्रेस पार्टी में। आज बात वहीं से शुरू कर रहे हैं। कभी राहुल गांधी हैं जो प्रधानमंत्री को गद्दार कहते हैं, कभी मल्लिकार्जुन खड़गे हैं जो जहरीला सांप कह देते हैं, कोई नीच कह देता है, कोई चौकीदार चोर कह देता है। अब हद ये हो गई कि यूपी कांग्रेस के चीफ अजय राय ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। अजय राय ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए ऐसी भाषा इस्तेमाल की जिसे बिना फिल्टर लगाए मैं आपको नहीं सुनाऊंगी। ये वही अजय राय है जब वो बीमार हुए थे तब प्रधानमंत्री ने एक्सपोज करके उनके जल्द अच्छे होने की, उनके ठीक होने की कामना की थी। लेकिन वही अजय राय प्रधानमंत्री पद की मर्यादा तक का ख्याल नहीं रखते। महोबा में वो थे, उन्होंने ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जिससे सियासत गर्मा गई है। मोदी की मोदी की जा रहा है, मोदी की मोदी की एक बार बोला होता तो स्लिप ऑफ टंग हो सकता था। बार बार दोहराई उसी बात को, तो इसका मतलब ये कि उनकी मंशा ही थी कि ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचे। और ये उनकी आलोचना नहीं है, ये अपमान है, उस पद का अपमान है जिस पर नरेंद्र मोदी बैठे हैं। कांग्रेस नेता अजय राय ने प्रधानमंत्री के लिए जिस तरह की अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया उससे बीजेपी भड़की हुई है। अजय राय के खिलाफ बीजेपी आज एफआईआर के लिए तहरीर देगी और अजय राय के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए पुतला भी जलाएगी। सीएम योगी ने भी अजय राय की टिप्पणी पर बड़ा अटैक किया। सीएम योगी ने कहा कि अभद्र टिप्पणी कांग्रेस की कुसंस्कार का प्रतीक है। कांग्रेस के युवराज भी इसी कुसंस्कार का परिचय दे चुके हैं। योगी ने यह भी कहा कि कांग्रेस हताशा, निराशा, दिवालियापन के शीर्ष स्तर पर पहुंच गई है। अजीत जी, कोई एक बार बोले गलती हो सकती है, लेकिन अगर जानबूझ करके अपनी ही बातों को बार बार दोहरा रहा है, इसका मतलब ये कि वो अपमान करने के इरादे से ही ये बात बोल रहा है और उसे उसकी आलोचना भले ही हो, उसे कोई परवाह नहीं है। क्यों? क्योंकि शायद नेतृत्व ये बात पसंद करता है। यही बात है, क्योंकि ऊपर जो शीर्ष नेता है भारतीय जनता पार्टी के, वो भी कोई कोताही नहीं करते हैं, वो भी इस तरह की बातें करते रहते हैं। प्रधानमंत्री ने खुद कई बार कहा कि उनको कितनी गालियां दी गई थी। एक बार तो उसकी सूची बजाबता आई थी कि कितनी बातें उनके बारे में ऐसी कही गई हैं जो एक प्रधानमंत्री के पद पर बैठे व्यक्ति के लिए तो छोड़ दीजिए, ऐसे भी आमतौर पर आप अपने किसी दुश्मन के बारे में भी ऐसा नहीं बोलते अगर आपके संस्कार अच्छे हैं तो। जो आपका दुश्मन है उसके बारे में भी नहीं बोलते। एक व्यक्ति के रूप में भी एक व्यक्ति की भी गरिमा होती है, प्रधानमंत्री पद की तो है ही, एक व्यक्ति की भी गरिमा होती है, उसका भी अपमान कांग्रेस पार्टी के नेता कर रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। इससे कांग्रेस पार्टी को फायदा होता है। हम उसी पर आ रहे थे। असली सवाल क्या है कि इस तरह की जितनी बातें कही जाती हैं उसका उतना ही ज्यादा नुकसान कांग्रेस पार्टी को होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति उनके 12 साल के कामकाज को लेकर के अगर किसी के मन में कोई नाराजगी का भाव है भी, किसी पॉलिसी से कोई परेशान है भी, तो वो भी ऐसी घटनाओं के बाद अपनी नाराजगी छोड़ करके उनके पीछे खड़ा हो जाता है। ये असली बात है, आप इस बात को समझिए। और हमने कल ही देखा, मतलब सोशल मीडिया में इसको लेकर के खूब चर्चा भी हुई है। गुजरात की एक वरिष्ठ पत्रकार है, उन्होंने लिखा कि वो जब आईआईसी में जाती हैं, पिछले कई वर्षों से ये हो रहा है, तो वो कोई दिन ऐसा नहीं बीता जब उनके ऊपर रेशियल कमेंट नहीं किए गए या इस तरह की बातें नहीं की गई कि दो गुजराती आकर के क्या कर रहे हैं। उन्होंने लिखा कि जब तक ये जो दिल्ली का जो सेकुलर मीडिया है, जो सेकुलर लीडरशिप है, जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, वो इस ऑब्सेशन से नहीं निकलेंगे मोदी और शाह के, तब तक उनका कोई राजनीतिक कल्याण नहीं हो सकता है। कोई चुनावी, जिस दिन वो ये बात करना छोड़ देंगे, मोदी और शाह का नाम लेना बंद करेंगे और उनकी पॉलिसी, सरकार की योजनाओं पर चर्चा करना शुरू करेंगे, उस दिन से आपका रिवाइवल शुरू होगा। लेकिन अभी तो हमको इसकी कोई संभावना ही नहीं दिख रही है कि आप उनका नाम छोड़ करके किसी पॉलिसी पर बात करेंगे। आप ले दे करके आपके पास गाली देने के लिए नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह हैं, नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह हैं। आप उनकी पॉलिसी पर, आज महंगाई को लेकर के कांग्रेस पार्टी का एक नेता सड़क पर प्रदर्शन नहीं कर रहा है और आप नरेंद्र मोदी को गाली दे रहे हैं। इससे आपको चुनावी फायदा होगा कि आप जो कुछ भी ठीक होना है वो भी आप खत्म कर देंगे। जो लोग नाराज, आज ही कीमत बढ़ने से जो लोग नाराज होंगे वो भी फिर साथ में खड़े हो जाएंगे उनके पीछे। मसला तो हर सीट पर जीत का होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में चुनाव सामने है और कांग्रेस पार्टी फिर वही गलतियां दोहरा रही है जिससे वो पहले भी नुकसान उठा चुकी है। कोई कमेंट सज्जन जी आपका? नहीं, देखिए, इसमें प्रधानमंत्री को लीजिए, उपराष्ट्रपति धनखड़ जी का मसला देखिए, संवैधानिक पदों पे जितने लोग हैं उनके प्रति जो भाषा और जिस तरह से अश्लीलता से उसका विपक्ष के लोगों ने प्रदर्शन किया। अब ये अजय राय जी हैं, इनकी क्या महत्व है?
2024 के विधानसभा लोकसभा चुनाव में इनको वोट आया, उसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि शायद प्रियंका होती तो खेल कुछ और होता। तो कहने का मतलब है कि आप तो अधने से सिपाही हैं, अब वहां पे आपकी, कहते हैं ना, आपकी क्षमता और आपका स्थान बताया जा रहा है कि आप बस एक हैं, आपको लड़ा दिया गया, बावजूद इसके ये हाल है। बात यहां सबसे बड़ी क्या है कि देखिए, जब आप जनता के भावना से लड़ने लगते हैं, जब आपको जनता से मैंडेट नहीं मिल रहा है, तो जिसको उसका लाभ मिल रहा है प्रधानमंत्री मोदी को, तो आप जब गाली प्रधानमंत्री को दे रहे हैं या उसको दे रहे हैं जिसको पब्लिक का मैंडेट मिला है, तो आप पब्लिक के सेंटिमेंट को गाली दे रहे हैं, बिल्कुल ठीक, उसके डिसीजन को गाली दे रहे हैं। अब ये चीज है कि आप पब्लिक को चिढ़ाना शुरू करेंगे, तो जैसा अजय जी ने कहा कि अजीत जी ने कहा कि ये आप कितना भी वो करते रहे, पॉलिसी को छोड़ के बाकी आप भाषा की मर्यादा, मौत के सौदागर से लेके अजय राय का ये जो कमेंट है, ये दिखाता है कि धीरे धीरे ये बहुत ही बिलो द बेल्ट कमेंट वाली संस्कृति कांग्रेस में आ गई है, विपक्ष के बाकी दलों में भी आ गई है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। बीजेपी ने 2027 की जंग की तैयारी शुरू कर दी है और योगी ने एक बार फिर क्लियर कट मैसेज दे दिया है। इस बार उत्तर प्रदेश का चुनाव लॉ एंड ऑर्डर पर लड़ा जाएगा, बेटियों की सुरक्षा सबसे अहम मुद्दा होगा। सीएम योगी देवरिया भी समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया होता था। योगी ने कहा कि माफिया मिट्टी में मिल गए, गुंडे पलायन कर गए, जिससे जनता जनार्दन को आंख दिखाने का प्रयास किया, वो अपने आप ही यमराज के घर सिधार गया। उनका बयान मैं आपको सुना देती हूं, फिर करते हैं चर्चा। आज 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया नहीं, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज है और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट आज उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को आपको मिलेगा। यह है नई यूपी की पहचान। आज कोई बेटी की सुरक्षा में सेंध नहीं लगा सकता, कोई व्यापारी से जबरन गुंडा टैक्स नहीं ले सकता। आज कोई नहीं कह सकता है कि 6 बजे के पहले ही घर के अंदर बेटी दुबक जाए और व्यापारी प्रतिष्ठान बंद कर ले। आप तो उत्तर प्रदेश की बेटियां और उत्तर प्रदेश की बहनें नाइट शिफ्ट में भी उद्योगों में कार्य कर रही हैं और जब मर्जी तब अपने घर आ रही है। अगर कोई सौदा और कोई गुंडा छेड़ने का दुस्साहस करता है तो अगले चौराहे पर यमराज महाराज उसका टिकट काटने के लिए बैठे रहते हैं। देवरिया में है योगी आदित्यनाथ जब वो ये बात कह रहे थे और उत्तर प्रदेश की जनता को उनके एक वोट की ताकत याद दिलाई उन्होंने। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में हिंदुओं की आस्था के पवित्र स्थानों का जो विकास हुआ वो वोट की ताकत का ही नतीजा है। अयोध्या में डबल इंजन सरकार की ताकत देखिए, भगवान राम का दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बन गया है, भव्य मंदिर का निर्माण हो गया है। यह आपके वोट की ताकत है। अच्छी सरकार आती है, अच्छा कार्य कर लेती है, पूर्वजों के उद्धार का कारण बनता है, उनकी आत्मा को सीम शांति मिल रही होगी और आपको भी आशीर्वाद मिल रहा होगा कि चलिए आपके वोट ने वह करके दिखाया जो दुनिया के अंदर कहीं नहीं हुआ। अब जो बात योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं अजीत जी की टिकट जो है उनका कट जाता है, वो सीधा यमराज के घर पहुंच जाता है। जो योगी आदित्यनाथ की यूएसपी है वो यूएसपी उनकी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। और दूसरा हिंदुत्व की आइडियोलॉजी भी है, 27 का यही बिल्कुल पर्चा है, यही है उनका। उनके उन्होंने जो आने के बाद, अब तो 10 साल होने जा रहे हैं, 9 साल से ज्यादा हो ही गए हैं उनको, तो अब ये कहने की बात नहीं। लेकिन अब चुनाव आ रहा है तो नेता कहेंगे ही। आपने अगर लॉ एंड ऑर्डर बहाल कर दिया है, देखिए जब आए थे तब रोमियो स्क्वाड बना था, बेटियों की सुरक्षा के लिए ही ये एक पहल की गई थी कि रोमियो स्क्वाड होगा और जो गुंडे छेड़छाड़ करेंगे उनको सजा दी जाएगी। तो वो काफी हद तक कामयाब रहा। हालांकि उस समय इसकी बड़ी आलोचना हुई थी। इनकाउंटर्स हुए, हाफ इनकाउंटर्स हुए, लोग मारे गए, घायल हुए, लोग अपनी तख्ती अपने नाम की लेकर के सरेंडर करने पहुंचे। तो एक लॉ एंड ऑर्डर का बहुत सख्त मैसेज योगी आदित्यनाथ ने दिया। और इसका जो सबसे बड़ा लाभ मिला उत्तर प्रदेश के लोगों को वो ये हुआ कि सिक्योरिटी इन्वायरमेंट बहुत बेहतर हुआ। ये लगा कि सिक्योरिटी इन्वायरमेंट बेहतर हो रहा है तो फिर उनकी तरफ इन्वेस्टमेंट और जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट का इन्वायरमेंट भी बेटर हुआ। ये सबसे पहली शर्त होती है कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो, चूंकि इन्वेस्ट जिसको करना होता है वो सबसे ज्यादा संवेदनशील होता है। और आज आप देखिए, आप तो नोएडा में रहती हैं,
आप देखिए मिलेनियम सिटी था गुरुग्राम, या दिल्ली में थे, गुरुग्राम से निकल के कंपनियां अपने ऑफिसेज बना रही हैं नोएडा, ग्रेटर नोएडा और उसके आगे तक। आप एक चले जाइए यहाँ से 100 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश में 150 किलोमीटर दूर और एयरपोर्ट के आसपास जेवर तक कितनी कंपनियों के ऑफिसेज खुल गए। और उसके साथ साथ लोग शिफ्ट कर गए, जो पेशेवर पहले उधर गुरुग्राम मानेसर तक रहते थे वो सब शिफ्ट होने लगे इधर। तो ये इन्वायरमेंट कैसे बना? पहले सिक्योरिटी को लेकर के सबसे ज्यादा समस्या होती थी नोएडा में, शहर बस जाने के बावजूद ये लगता था कि सुरक्षा का माहौल बहुत अच्छा नहीं है। तो ये जो सुरक्षा का माहौल बेहतर हुआ उससे लोग बेखौफ हुए और उसके बाद वहां इन्वायरमेंट बदला, तो जिससे इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी हुई, इन्वेस्टमेंट भी हुई, आर्थिक विकास भी हुआ। तो ये आर्थिक विकास प्लस हिंदुत्व प्लस कानून व्यवस्था, ये तीन चीजें हैं जिस पर 27 का चुनाव लड़ना है बीजेपी। लेकिन एक मुद्दा ऐसा है जो इस वक्त योगी सरकार के नाक में दम तो कर रहा है और आम लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। यूपी में बिजली का संकट विकट रूप ले चुका है और कई शहरों में बिजली कटौती और पावर सप्लाई बाधित होने से हाहाकार मचा हुआ है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वांचल तक लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। लखनऊ में सीतापुर हाईवे जाम कर दिया गया, मुजफ्फरनगर में लोग सड़कों पर उतर आए, कानपुर देहात रीजन के 55 से ज्यादा गांव अंधेरे में हैं। बरेली के शांति विहार इलाके में 3 दिन से बिजली नहीं है, विपक्ष अटैकिंग मोड में है। बिजली संकट पर अखिलेश यादव ने 24 घंटे के भीतर सोशल मीडिया पर 3 पोस्ट किए और बिजली क्राइसिस से जुड़े हुए वीडियो भी उन्होंने शेयर किए। उन्होंने आरोप लगाया कि योगी सरकार की गलत नीतियों का खामियाजा उत्तर प्रदेश की जनता भुगत रही है। उन्होंने कहा बिजली विभाग के हजारों संविदा कर्मचारियों की छटनी के चलते दबाव में काम कर रहे हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भीषण गर्मी में बिजली कटौती को लेकर चिंता जताई और सरकार से जल्द समाधान की मांग की। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा भी एक्टिव हैं। अखिलेश यादव के आरोपों पर 2012 से 2017 तक का पूरा चार्ट उन्होंने पोस्ट कर दिया। लिखा कि सपा के राज में क्या हाल था ये पहले जान ले, आईना जब उठाया करो पहले खुद देखा करो फिर दिखाया करो। तो मैंने वो सारे इसलिए तस्वीरें रख दी, इधर की भी उधर की भी। अब जो समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ था हम तो उसके भी भुक्तभोगी हैं, क्योंकि इतने समय से नोएडा में ही रह रही हूं और कितना पावर कट होता था ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूं। इसलिए तो सरकार बदली, इसलिए तो योगी आदित्यनाथ की सरकार आई। तो ये जो आईना देखने और दिखाने वाली बात है, इंपॉर्टेंट ये है कि आपके पास सुलझाने का तरीका क्या है, क्योंकि बिजली की कमी नहीं है। बिजली की कमी नहीं, और ये समस्या, ये जो बयान है कि आप एक फेल किए हुए विद्यार्थी से 3rd डिवीजन से जो पास हुआ है उसको कहें कि वो टॉपर है, ये रेफरेंस जो है ना कि आप खराब, आप 10 साल से आप हैं, आपकी तुलना जो है आपके कार्यकाल में होगी। 10 साल पुरानी बात है अखिलेश की, 2012 से 17 गया। सवाल ये है कि बिहार से अगर आप उत्तर प्रदेश की तुलना बाकी मापदंडों में करें, कानून व्यवस्था के मामले में करें, जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जो अभी बात चल रही थी उसकी बात करें, उसके अलावा लोगों में एक बदलाव हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर का, उसमें भी आप देखिए, आप नोएडा से लेके बिहार के बॉर्डर तक जो है आप 12 से 13 घंटा में ट्रेवल कर सकते हैं अपनी गाड़ी से। लेकिन बिजली का अनुभव अभी नहीं, अभी तो लोगों से बर्दाश्त होना बंद हो गया है, तो लोग आ रहे हैं सड़कों पे। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में बिजली की समस्या बिहार से अगर आप तुलना करें तो बहुत बुरी है। बिहार चुनाव का वक्त था अगस्त सितंबर अक्टूबर में, हम लोग कई बार बक्सर के बाद उधर गाजीपुर वगैरह भी चले जाते थे, साथ में हमारे लोग थे गांव में। उनके गांव में जाने पे हम लोग देखते थे पावर कट, हर 1-1.5 घंटे बिजली रहेगी फिर 1 घंटे कटेगी। तो ये समस्या अभी की नहीं, अभी तो लोगों से अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कितना इन्वर्टर काम करेगा, कितना आप पेड़ के नीचे बैठ के गांव में ये करेंगे, अब तो शहरों में भी आना शुरू हो गया। तो ये सोचने की बात है, जब आपके पास सप्लाई की कमी नहीं है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये पॉलिसी का गाइडेंस है, केवल राशन और शासन। ठीक है, समाजवादी पार्टी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया, ठीक है, उस समय समाजवादी पार्टी की वो नीति थी, दबंगों को टिकट दो और बदले में उनसे वोट लो। कहने का मतलब यह है जब आप बाकी मापदंडों पे आगे हैं, बिजली के मामले में आप अपने पड़ोसी राज्य, चाहे वो झारखंड हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे बिहार हो, उससे पीछे क्यों जा रहे हैं? निश्चित तौर पे ये पॉलिसी फेलियर है। समाजवादी पार्टी का कार्यकाल दिखाना, फिर आप उसी से करते रहिए। उस समय तो गुंडों को टिकट मिलता था। बिल्कुल ठीक बात है, और तभी तो सरकारें बदली गई। हालांकि ये भी मैं आपको इसलिए दिखा दूं कि देश में इस वक्त जो पावर की डिमांड है वो ऑल टाइम हाई पर है, और इसके पीछे कारण भी है कि जिस तरीके से भीषण गर्मी आई है उसने अपने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तो ये बात सही है कि बिजली की डिमांड ज्यादा है। अगर जनरेशन की बात करें तो जनरेशन भी भरपूर हो रहा है, बस अब आप प्रोक्योरमेंट कितना करते हैं और फिर उसके सप्लाई कैसे करते हैं, सारी बात वहां पर आकर टिकती है। इसलिए हमारी तो सलाह यही है कि जब आप हिंदुत्व के एजेंडे पर अच्छा काम कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर के एजेंडे पर अच्छा काम कर रहे हैं, तो बिजली भी भरपूर दे दे।
वरना जनता सड़क पर आएगी और आपसे जवाब मांगेगी। आइए बात करेंगे देश के बॉर्डर सिक्योरिटी प्लान की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश की सीमाओं को सुरक्षित करने और घुसपैठ को पूरी तरह से रोकने का प्लान देश के सामने रखा। होम मिनिस्टर ने कहा कि अगले 1 साल में पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगने वाले बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया जाएगा। सीमाओं पर स्पॉट बॉर्डर प्लान लागू होगा। इसके बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश से एक भी घुसपैठिया भारत की सरजमीं पर कदम नहीं रख पाएगा। अमित शाह ने कहा कि पहले सीमाओं पर घुसपैठ बंद होगी, उसके बाद देश के भीतर छिपे हुए घुसपैठियों को भी चुन चुन कर निकाला जाएगा। गृह मंत्री दिल्ली में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों को एड्रेस कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने इस प्लान के डिटेल्स शेयर किए। जो उन्होंने कहा वो आपके सामने हम रख दें, उनका बयान आपको सुना दें। एक मजबूत सुरक्षा ग्रिड बनाने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले 1 साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को लैस कर एक अभेद बॉर्डर की हम सुरक्षा की ग्रिड बनाने का काम आगे बढ़ रहा है और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय ड्रोन, रडार, आधुनिक कैमराज और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आएगा। क्योंकि जब तकनीक आगे बढ़ रही हो तब हमने भी सुरक्षा में तकनीक का उपयोग करना पड़ेगा। इसके हर कंपोनेंट के लिए गृह मंत्रालय ने अनेक प्रकार की कवायद की है और लगभग एक इन टोटो स्मार्ट बॉर्डर के काम में हम बहुत नजदीक पहुंच गए हैं। मैं सीमा सुरक्षा बल के जवानों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि ये 60वें साल में ही हम स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट को लॉन्च कर बांग्लादेश और पाकिस्तान की पूरी सीमा को हम अभेद करेंगे और इससे आपके काम में आपको बहुत बड़ी तकनीकी सहायता उपलब्ध हो जाएगी। और जो बीजेपी का सबसे बड़ा वादा है कि उसकी इंटरनल सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए उसकी एक्सटर्नल बॉर्डर फेंसिंग जो है वो बेहतर तरीके से हो, और बंगाल में वो काम तो हो गया। बिल्कुल, और बिहार में भी हो रहा है, बंगाल में भी हुआ। अभी हम लोगों ने कल ही देखा, कल या परसों बिहार में एक आईजी बॉर्डर का एक पद क्रिएट किया गया है जी। ये नहीं होता था पहले। एक आईजी बॉर्डर अपॉइंट होगा जो सीमावर्ती इलाके हैं, सीमांचल के इलाके में, जो किशनगंज, अररिया, कटिहार, इस इलाके में, वहां के लिए आईजी अपॉइंट हुआ, आईजी लेवल का एक अधिकारी। तो ये उसकी परिणति है जो प्रधानमंत्री, ये केंद्रीय गृह मंत्री पिछले चुनाव के पहले जो बैठे थे जाकर के सीमांचल में। तो ये इसका मतलब कि बॉर्डर सुरक्षा को लेकर के कुछ गंभीरता से काम हो रहे हैं। ये हम लोगों ने अभी पश्चिम बंगाल में भी देखा। और जब अमित शाह कहते हैं तो उस बात पर यकीन इसलिए होता है, जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि उन्होंने तय किया कि भाई नक्सलवाद खत्म कर देंगे। तो हो सकता है कि अभी छिटपुट कुछ लोग बचे हों, कहीं कुछ घटनाएं हों, लेकिन वो एक तरह से वाइप आउट हो गया। लोगों ने सरेंडर किए, मारे गए, जब्ती हुई। अब वो सब उनके पीछे लैंडमाइंस हटाने की कोशिश हो रही है। हम बांग्लादेश के साथ सीमा 4000 किलोमीटर की जो हम लोग की सीमा लगती है, उसमें पश्चिम बंगाल में 2200 किलोमीटर है, जिसमें 500-600 किलोमीटर बचा हुआ था, उसकी फेंसिंग हो जाए। ये जो लद्दाख के साथ हमारा पाकिस्तान के साथ लगती हुई सीमा है, वो थोड़ा टफ टेरेन है, वहां के लिए अलग से स्ट्रेटजी बनानी होगी। और हम लोग शुरू से, बहुत पहले से ये बात देखते आ रहे हैं कि सर्दियां शुरू हो, बर्फ जमनी शुरू हो, उसके पहले सीमा पार से घुसपैठ होती है। घुसपैठिए आ जाते हैं इधर ताकि वो पूरे साल फिर चुके, उसमें हिमालय है हमारा एक, तो प्रहरी उधर रोक लेता है। तो उसको कैसे ठीक करेंगे कि एक अगर घुसपैठ रुक जाती है तो जो सेना तैनात है लद्दाख से लेकर के जम्मू कश्मीर में, उनका काम भी काफी आसान हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। और वो हमारे यहाँ फिर दूसरी गतिविधियां जो है विकास की, उनके लिए, और वो जो सीमा पार से फायरिंग होती है, देखिए किस लिए पाकिस्तान फायरिंग करते हैं, ड्रग्स की भी रोकथाम के लिए ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप सेंसर लगा देंगे तो इस तरीके के भी जो इन्फिल्ट्रेशन हो रहे हैं वो भी पूरी तरह से बंद हो जाएंगे। और उधर से क्या पाकिस्तान की फायरिंग इसलिए तो होती है घुसपैठियों को घुसाने के लिए। बिल्कुल ठीक। तो जब ये बंद हो जाए, बॉर्डर लग फेंसिंग कर दें, तो उन सब चीजों से भी छुटकारा मिले। अच्छा, पश्चिम बंगाल चुनाव प्रचार के दौरान आपको याद है ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झालमुड़ी खाई थी। उस दुकानदार को सोचिए जरा, जान से मारने की धमकी मिली है। झारग्राम में पीएम मोदी को झालमुड़ी खिलाने वाले दुकानदार को पाकिस्तान के नंबर से जान से मारने की धमकी मिली। दुकानदार को 19 मई को धमकी वाला फोन आया और बाद में मैसेज के जरिए भी धमकी आई। धमकी की शिकायत के बाद झालमुड़ी बेचने वाले विक्रम साव की दुकान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
उनकी दुकान के बाहर सीआरपीएफ के जवान तैनात किए गए हैं। धमकी भरा फोन आने के बाद विक्रम साव डर गए हैं और कोई भी कॉमनर होगा वो तो डरेगा ही। और फिर उन्होंने इसकी जानकारी लोकल पुलिस स्टेशन को दी। विक्रम साव को फोन और मैसेज के जरिए जान से मारने की धमकी मिली। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। अब बेचारे दुकानदार ने झालमुरी तो खिलाई थी सज्जन जी, झालमुरी तो खिलाई थी, उसको जान से मारने की धमकी दी जा रही है। नहीं, लेकिन इसमें बात यह है कि उसका नंबर पाकिस्तान पहुंच गया। अब ये कोई पाकिस्तानी तो था नहीं वहां पे, पहुंचाया ही गया है और पहुंचाया गया है उसके अगल बगल वाले किसी ने पहुंचाया है जिसके पास उसका नंबर होगा। भाई आपका हमारा नंबर जान पहचान के लोगों में ही होता है, वहां कहीं कहीं। तो ये भी दिखाता है कि जो आप अभी डेमोग्राफिक थ्रेट की बात कर रहे हैं, जो अभी हम लोग कर रहे थे, पाकिस्तान तक किसी बड़े मंत्री का, बड़े अधिकारी का, शीर्ष अधिकारी का नंबर पहुंच जाए समझ में आता है। वहां पे वो मेहनत करते हैं, हर किसी की अपनी इंटेलिजेंस होती है, स्पाई होते हैं। एक झालमुरी वाले का नंबर वहां पहुंच गया और उस पे वहां से धमकी आई। मान लीजिए ये प्रैंक कॉल ही है, पाकिस्तान में बैठे किसी ने कर दिया आईएसडी नंबर से, लेकिन वहां तक नंबर पहुंचना ये बहुत ही गंभीर मामला है। ये दिखाता है कि आपका सिक्योरिटी जो प्रिपरेशन है उसमें कितने लूप होल्स हैं, और लूप होल्स आपका डेमोग्राफिक है। जैसे अभी स्मार्ट बॉर्डर की समस्या क्या है? एक तो है कि घुसपैठ हो रहा है, दूसरा आप देखिए पंजाब की एक पूरी पीढ़ी तबाह हो गई ड्रग के कारण। आप माझा जो एरिया है, तरन तारन से लेके उसके बाद अमृतसर जाएं और ऊपर पठानकोट तक चले जाएं, जो बॉर्डर एरिया है, वहां पे बॉर्डर के उस पार से ड्रग आ रहा है, टनल्स के थ्रू आ रहा है। वही हाल आप बांग्लादेश में जाएं, त्रिपुरा में जाएं, नॉर्थ ईस्ट में जाएं, जो नई पीढ़ी है वो ड्रग के चपेट में है। तो वैसी स्थिति में सीधी सी बात है कि यहां पे आपके वो कहते हैं एनिमी इन साइट, ओवरग्राउंड ऑफ द अंडरग्राउंड। ये सब भी दिखाता है कि झालमुरी प्रकरण तो समझ, हम लोगों को भी प्रैंक कॉल आते हैं बहुत बार कि ये ले लीजिए, वो ले लीजिए, डिजिटल फ्रॉड का। यहां है कि उसका नंबर वहां पहुंच जा रहा है, तो ये अपने आप में दिखाता है कि रीच कहां तक है। पाकिस्तान में मोस्ट वांटेड आतंकियों के बीच अननोन गनमैन का खौफ इस वक्त चरम पर है। इसका एक सबूत आपके सामने इस्लामाबाद से सामने रख रही हूं, जहां पुलवामा आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हमजा बुरहान को इस्लामाबाद में दफनाया गया। इस दौरान नमाज जनाजा में टॉप मोस्ट आतंकी कड़ी सुरक्षा के बीच पहुंचे। आतंकी संगठन अल बदर का चीफ बख्त जमीन खान भी हमजा बुरहान के जनाजे में पहुंचा। आतंकी बख्त जमीन खान की सुरक्षा में AK-47 और मॉडर्न हथियारों से लैस आतंकी दिखाई दिए। पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड और भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी हमजा बुरहान की हत्या अज्ञात हमलावरों ने की। इसके बाद बख्त जमीन खान और हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ सैयद सलाउद्दीन जैसे आतंकी कमांडरों में यह डर साफ तौर पर इस वक्त दिखाई दे रहा है। नाम तो एक सैफुल्लाह का भी है कि अगला टारगेट सैफुल्लाह हो सकता है, जो कि पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड था। लेकिन पहले बात हो जाए हमजा बुरहान की, और फिर उसके जनाजे में जो आतंकी दिखाई दिया है। अजीत जी, ये बात तो ठीक है, अब कोई पिन पॉइंट तो नहीं कर सकता कि इसमें किसका काम है। इंडियन एजेंसी करा रही है, इसमें रॉ का हाथ है, हालांकि पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि इसके पीछे इंडिया का हाथ है। लेकिन ये बात ठीक है, एक एक करके जिस तरीके से आतंकी निपटाए जा रहे हैं, हमजा बुरहान निपटाया गया, कंधार हाईजैक का आतंकी वो भी निपटाया गया इसी तरीके से। जनाजे में आतंकी AK-47 की सुरक्षा के बीच में जा रहे हैं, पाकिस्तान की सरकार को ये दिखाई नहीं दे रहा। ये हम लोगों ने देखा जब पिछला जो अटैक हुआ था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, जब ये भारतीय सेना ने अनाउंस किया कि रात में मारा गया है वहां, और मुजफ्फराबाद में अटैक हुआ, और वहां के जो जैश का जो संस्थापक है मसूद अजहर, उसके परिवार के लोग मारे गए हैं, पूरा परिवार ही एक तरह से खत्म हो जाने की खबरें आई। तब भी हम लोगों ने देखा कि उस आतंकवादियों का जनाजा निकला और उसमें पाकिस्तानी सेना के टॉप अधिकारी थे। मतलब आतंकवादी और पाकिस्तानी सेना के टॉप अधिकारी कंधे से कंधा मिला करके उस जनाजे में शामिल हो रहे थे, और उन्होंने कभी इस बात की परवाह नहीं की कि इसका क्या इंटरनेशनल मैसेज जा रहा है। दुनिया देख रही है कि सेना के लोग आतंकवादियों के साथ खड़े हैं और आतंकवादियों के जनाजे में जा रहे हैं। तो ये उनके लिए ये कोई नई बात नहीं है कि वो आतंकवादियों को, चूंकि वही लोग प्रमोट करते हैं, वो तो उनका जिहादी है, उसको वो लोग तैयार करते हैं। भारत के खिलाफ जो प्रॉक्सी वार पाकिस्तान ने और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने छेड़ रखी है, उसमें ये लोग टूल की भूमिका निभाते हैं। तो इसमें कोई ये लोग तो जाएंगे उनके साथ। असली ये जो बाद में आपने कहा कि जो ये अल बदर का ही था, ये जो मारा गया हमजा बुरहान, ये अल बदर का ही था। और इस तरह के कितने स्प्लिंटर्स ग्रुप, छोटे छोटे जो नॉन स्टेट एक्टर्स वहां तैयार हुए। हम लोग तो लश्कर और जैश 2-4 इस तरह के 10-5 नाम जानते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे समूह खड़े हो गए हैं जो रेजिस्टेंस का TRF को खड़ा किया। तो ये जो है, ये इस तरह की चीजें ये लोग कर रहे हैं। जो भय हुआ है, देखिए ये इसकी आलोचना होती है, हम ही लोग या पूरा देश के लोग
इजराइल की इस बात के लिए तारीफ करते हैं ना कि उसने म्यूनिख में उसके लोगों को, जो फिल्में देखते हैं हम लोगों ने फिल्में देखी कि म्यूनिख में जिन लोगों ने मारा उन सबको खोज करके उन लोगों ने दुनिया के जिस हिस्से में थे मार डाला उन लोगों ने। तो ये दुनिया की हर खुफिया एजेंसी इस तरह के काम करती है, कोई एक्सेप्ट भले न करे, लेकिन सारी एजेंसीज करती हैं। देश के दुश्मनों को जहां आप कानूनी रूप से उनको सजा नहीं दे सकते हैं, वो आपकी सीमाओं से बाहर है, जहां जो आपका अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, तो ये करते हैं लोग। और ये अगर मारे जा रहे हैं, जो कनाडा में मारे गए लोग या पीओके में मारे जा रहे हैं या पाकिस्तान के अंदर लाहौर जैसे, कराची जैसे, इस्लामाबाद जैसे, रावलपिंडी में मारे जा रहे हैं, तो ये हो सकता है कि हम कोई भारत के लिए ऐसा काम कर रहा हो, हमारा एक्स्ट्रा सीमा के बाहर हमारा कोई एसेट हो जो हमारा काम कर रहा है, हमारा कोई हमसा है हमारा कोई हमजा है, तो हम जब उड़ान जैसे लोगों को मार रहा है। ये दुनिया के हर देश करते हैं, केजीबी और सीआईए ये करते ही रहे हैं, मोसाद करता ही रहा है। तो अब एक हम अगर विश्व शक्ति बन रहे हैं तो हमारी एजेंसी भी अगर ऐसा कुछ कोई वो दिखाई दे रहा है, जनाजे में जा रहे हैं, AK-47 लेकर जा रहे हैं और इतनी सिक्योरिटी के बीच जा रहे हैं। अब जब काम होना होगा हो जाएगा, निपट जाएगा, और फिर ऐसे ही मैं आपके सामने दमदार 10 में खबर सुना रही हूंगी। खबर मार्को रूबियो की भारत दौरे की। अमेरिका ईरान में इधर बहुत टेंशन है, हॉर्मुज संकट बरकरार है, आप जानते हैं, और इसी बीच अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत दौरे पर आए हैं। विदेश मंत्री के तौर पर रूबियो का यह पहला भारत दौरा है। 4 दिनों तक वो भारत में रहेंगे, ऊर्जा, व्यापार, तकनीक और रक्षा सहयोग पर चर्चा करेंगे। वे कोलकाता के बाद दिल्ली, आगरा और जयपुर भी जाएंगे। 26 मई को वे क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। आपको बता दें कि अमेरिका से पहले ईरान और रूस के विदेश मंत्री भी भारत दौरा कर चुके हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची 13 मई से 15 मई तक भारत दौरे पर रहे थे। तब वो ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे थे। एस जयशंकर से उनकी द्विपक्षीय मुलाकात भी हुई थी। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत दौरे पर हैं, तो वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री चीन के दौरे पर हैं। मार्को 23 से 26 मई तक भारत में रहेंगे, तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ 23 से 26 मई के बीच बीजिंग में रहेंगे। शहबाज शरीफ का यह दौरा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के दौरे के बाद हो रहा है। शहबाज शरीफ का प्यादा आसिम मुनीर भी इस वक्त ईरान दौरे पर है। बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त, मीटिंग्स का दौर। डोनाल्ड ट्रंप चीन गए, अब शहबाज शरीफ चीन जा रहे हैं, इधर मार्को रूबियो भारत आ रहे हैं, ईरान के विदेश मंत्री भारत आकर गए हैं। क्या दिल्ली से कोई हल निकलने की संभावना दिखाई दे रही है? नहीं, देखिए, आमतौर पे क्या होता है कि पहले जो भी वैश्विक संकट होता था उसमें कन्वेंशनल आपको कैंप्स दिख जाते थे कि ये देश एक तरफ है, ये दूसरी तरफ है। अभी आप देखें तो ये गुरिल्ला वॉरफेयर जैसा लग रहा है। अभी क्वाड की मीटिंग होगी, मेडन 4 दिन के दौरे पे आए हैं मार्को रूबियो। उसके पहले ट्रंप चाइना चले गए थे। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि कुछ वो जो निक्सन के टाइम में जो हेनरी किसिंजर वाली जो हुई थी, जिसके बाद बिल्कुल चाइना और अमेरिका साथ में आ गए थे रशिया से अलग होके, सोवियत यूनियन से। वहाँ पे क्या हुआ, ताइवान का मसला निकल गया, चाइना खेल गया वहाँ पे। अब वो यहाँ पे आ रहे हैं क्वाड के लिए और भारत के साथ रिश्तों को शुरुआत करने के लिए। लेकिन निश्चित तौर पे देखिए, अमेरिका हो, भारत हो, चीन भी हो, चूंकि हॉर्मुज से हमारा तो 20% सप्लाई वाला है, चीन का तो 40% जो सप्लाई होता था वो हॉर्मुज पे डिपेंडेंट था, तो वो भी उससे अफेक्टेड हो रहा है, जाहिर भी उसने किया है। तो तमाम जो विश्व के देश हैं, ये एक संकट है, सबकी अपनी अपनी कैलकुलेशन है, लेकिन ये संकट ऐसा है जिससे हर कोई प्रभावित हो रहा है। तो इसका समाधान भी हर कोई चाहता है। तो चाहे पाकिस्तान के माध्यम से ईरान को रीच आउट किया जा रहा हो या चाइना के पास जाने की हो, बस सवाल ये उठ रहा है कि इसमें अभी पूरी की पूरी जो अफरा तफरी मची है उसका सबसे बड़ा जो प्लेयर है वो अमेरिका है। और ये जो प्यूनिटिव टैरिफ से शुरुआत हुई थी, हॉर्मुज वाला मामला, ईरान वाला मामला तो बाद में आया है, लेकिन प्यूनिटिव टैरिफ से आप दोनों टॉक और इस तरीके से टैरिफ टेरर एक साथ आप चलाना चाहेंगे, नहीं होगा। तो इसमें यह जरूर है कि भारत की भूमिका क्या हो सकती है, रूस को लेके भारत की भूमिका हो सकती है, ईरान को लेके भी बैक टू बैक चैनल में भारत की भूमिका हो सकती है। वैसी स्थिति में मार्को रूबियो का यह भी है, लेकिन सबसे बड़ा चीज है कि भारत का अपना जो इंटरेस्ट है, खासकर एनर्जी सिक्योरिटी का और टैरिफ को लेके, उस पे अमेरिका और भारत में क्या कुछ समझौता हो सकता है। मुझे लगता है कि संभावना इसलिए है कि चाइना को लेके ये लोग, इन्होंने जो यू टर्न लिया क्वाड के मामले में, देखिए सारे जो देश क्वाड के थे, जापान, मैं एक एक करके देशों का नाम लेती हूँ अजीत जी, और इस पे किसका इंटरेस्ट कहाँ पे किस चीज को लेकर है, थोड़ा सा दर्शकों के लिए भी आसान हो जाएगा समझना। जैसे अब भारत की बात करें, मार्को रूबियो अभी भारत दौरे पर आ रहे हैं। अमेरिका का इंटरेस्ट इन इंडिया और इंडिया का इंटरेस्ट विद अमेरिका।
देखिए, भारत अमेरिका का जो फ्री ट्रेड डील होनी थी, अब एक तरह से वो अटकी हुई है, रुकी हुई है। ठीक है। और भारत उसको ज्यादा पुश इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि उन्होंने जो पहले टैरिफ लगाए, जैसे को तैसा एक टैरिफ लगाया पहले, और फिर दोबारा एक दूसरे कानून के तहत जो 10 से 15 वो दोनों अब खत्म हो गए हैं, दोनों टैरिफ। ठीक है। तो अब वो टैरिफ वाला जो मामला था हम लोगों का, अब हमारे लिए परेशानी का कारण नहीं है। तो अब बात होगी तब होगी, जब बात होगी तब होगी। अभी तो जैसे पहले ट्रेड चल रहा था और हमारे ट्रेड सरप्लस था भारत के पक्ष में, तो वो बात चलती रहे। इसमें जो दो चीजें भारत के हित के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, जैसे कल ही खबर आई कि अब वेनेजुएला हमारा तीसरा सबसे बड़ा सप्लायर है तेल का। बिल्कुल ठीक। मतलब सऊदी अरब और कई दूसरे गल्फ के कंट्रीज पीछे चले गए, वेनेजुएला से हम अब ज्यादा तेल खरीद रहे हैं। और हमारी कंपनियां वहां जाकर के अब अमेरिका में लगा ही रही हैं, अपना रिफाइनरी लगा रही हैं, और वेनेजुएला से तेल आएगा हमारे लिए। हेवी वाटर हमारे यहाँ रिफाइन करने के लिए बेहतर टेक्नोलॉजी है, तो वेनेजुएला से तेल आने लगेगा। एनर्जी सिक्योरिटी एक इंश्योर होगी, हमारी सुरक्षित होगी। और दूसरा क्वाड है। तो क्वाड का मामला इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि धीरे धीरे अमेरिका की पहल पर क्वाड बना और अमेरिका ने खुद ही क्वाड को एक तरह से समाप्त कर दिया, उसका महत्व उसने समाप्त कर दिया। जब आप चीन के साथ डायरेक्ट बात करने लगते हैं, ताइवान को सूली पर चढ़ाने के लिए जब आप तैयार हो जाते हैं, और जब अमेरिका के राष्ट्रपति चीन गए तो उन्होंने भारत को क्यों नहीं फोन किया कि हम चीन जा रहे हैं? आपने जापान को फोन किया, आपने सने तकाइची जो वहां के प्रधानमंत्री हैं उनको इस बात के लिए इन्फॉर्म किया कि हम चीन जा रहे हैं। भारत को इन्फॉर्म करना आपने जरूरी नहीं समझा। अब आप चीन की मीटिंग होने के बाद फिर आप क्वाड भेज रहे हैं, क्वाड के लिए यहाँ मीटिंग करा रहे हैं 26 तारीख को आखिरी दिन। तो ये एक तरह से औपचारिकता है, आप इसको बहुत सीरियस नहीं ले रहे हैं। अमेरिका भारत के इंटरेस्ट को बहुत ज्यादा अब ध्यान नहीं दे रहा है। भारत को अपना इंटरेस्ट देखना है, वो यूरोप में देखे, यूरोप के बाहर अमेरिका में देखे, और इसलिए अभी 5 देशों की यात्रा करके बिल्कुल प्रधानमंत्री करके आए, यूएई में भी दिया उन्होंने, और दूसरे अपने एनर्जी रिसोर्सेज को हम लोग अपना वैकल्पिक वो तैयार करें। एक खबर और है, ईरान अमेरिका के बीच जारी टेंशन के बीच बड़ी खबर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका से जुड़ी हुई आई। इवांका ट्रंप की हत्या की साजिश का खुलासा हुआ है। अमेरिकी जांच एजेंसियों के मुताबिक आईआरजीसी से जुड़े हुए एक आरोपी ने इवांका की हत्या की प्लानिंग बनाई थी। पकड़ा गया आरोपी घर का नक्शा लेकर घूम रहा था। आरोपी कथित तौर पर ईरानी सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत का बदला लेना चाहता था। आरोपी की पहचान मोहम्मद बाकिर अल सादी के तौर पर हुई है, जो इराकी नागरिक है। वो कताइब हिजबुल्लाह नाम के संगठन का सीनियर मेंबर है। कताइब हिजबुल्लाह अमेरिका में जगह जगह विस्फोट की तैयारी कर रहा है। और जब आपको ध्यान होगा, शुरुआत में ये चर्चा लगातार हम आपको दमदार 10 में ही सुनाते रहे हैं कि जो अमेरिका और ईरान के बीच में ये टसल शुरू हुई, फिर टसल के बाद जो वॉर तक पहुंच गई, सचिन जी, उसका सबसे बड़ा थ्रेट अमेरिका के लिए है, क्योंकि ईरान तो जो गवा रहा है वो गवा ही रहा है। वो थ्रेट अमेरिका के लिए इस लिहाज से है कि अब लोन वुल्फ अटैक्स जो हैं वो हो सकते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, ये लोन वुल्फ अटैक का ही मामला है। चाहे आप देखिए अभी बांग्लादेश में जो हुआ था, लोग भूल गए उसको, कि जिस समय कुछ बहुत ही काफी पढ़े लिखे लड़कों ने एक कैफे में जाके लोगों से कलमा पढ़ने के लिए बोला, और जो नहीं पढ़ पाए उनका गला काट के हत्या किया था। और तब से आता है कि हर जगह आपको अल कायदा और आईएसआईएस इस तरह के संगठन की आवश्यकता नहीं है। लोन वुल्फ क्या है कि वो इंस्पिरेशन ले लेते हैं, एक उम्मा का कॉन्सेप्ट है, एक इंटरप्रिटेशन है, वो रेडिकल इस्लाम का, उससे रेडिकलाइजेशन हो रहा है, हम लोग भी उससे जूझ रहे हैं। और वैसी स्थिति में ईरान, जो कि आप देखिए आयतुल्लाह खमानी के समय से जब से इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ, पूरे दुनिया में इस्लामिज्म और इस्लामिक टेररिज्म को सेंटर स्टेज पे, ग्लोबलाइजेशन जो है वो इस्लामिक टेररिज्म का भी हुआ है, और वो ईरान जो है उसका सबसे केंद्र में है। उसके बाद से वो इंस्पिरेशन आया। शिया सुन्नी का मसला भी उसमें साइड हो जाता है, क्योंकि लोग लेते हैं कि हाँ ये अपना बिल्कुल प्योर एक रेडिकल वर्जन हमारा है जो होना चाहिए। वैसी स्थिति में ट्रंप पे तो ऑलरेडी हमले हुए हैं। इस तरह की कोशिश कोई करे और इस तरह की कोशिश करते रहेंगे तो 9/11 के बाद जो एक मिथक टूटा कि आप अभेद्य हैं, अब आप अमेरिका जो है हाइपर पावर है, सुपर पावर भी नहीं, सुरक्षा के इंतजाम वहां पे किए गए, लेकिन बावजूद इसके आपकी डोमेस्टिक पॉपुलेशन वैसी है जिसके, और हम लोग देख ही रहे हैं पश्चिम देशों के जो यंग जनरेशन है, खासकर वो जो मुस्लिम पृष्ठभूमि से आते हैं, उनके बीच में रेडिकलाइजेशन इस हद तक है कि औरतें भी, आप देखिए कि बहुत सारे, जब इराक की लड़ाई हो रही थी या उसके बाद में बहुत सारे मसले हो रहे थे, जा के उन्होंने सर्व किया है, फिर वापस आए, हमारा देश भी उससे जूझा है। सर, अभेद तो कोई नहीं है, और ये तभी साबित हो गया था जब अमेरिका को खुद आतंकवाद का जब डंक जिसे कहते हैं ना लगा, जब वहां पर 9/11 हुआ, तब उन्हें समझ में आया कि अभेद वो भी नहीं, और ये आतंकवाद कितना बड़ा श्राप है पूरी दुनिया के लिए। हालांकि इवांका ट्रंप की हत्या की साजिश के खुलासे के बाद ट्रंप ने अपने सभी दौरे रद्द कर दिए। छुट्टी पर गए अधिकारियों को फौरन बुलाया गया और बताया जा रहा है कि ट्रंप ईरान पर मिलिट्री स्ट्राइक की बड़ी तैयारी कर रहा है।
ट्रंप अभी व्हाइट हाउस में मौजूद है। रक्षा और खुफिया अधिकारियों ने विदेश में स्थित अमेरिकी ठिकानों के लिए रिकॉल रोस्टर अपडेट करना शुरू कर दिया है। तो वहीं मिडिल ईस्ट में तैनात सैनिक बाहर निकल रहे हैं। ट्रंप किसी भी वक्त ईरान पर अटैक कर सकते हैं, ऐसी सिचुएशन बन रही है। इसलिए अब यह सवाल खड़ा होता है कि क्या एक बार फिर से युद्ध तेज होगा या कोई और तस्वीर निकलकर सामने आएगी। ये टेंशन क्या एग्रीवेट हो रही है? वो तो जब चाहेंगे ट्रंप तब करेंगे। ट्रंप के फैसले जियोपॉलिटिकल सिचुएशन से नहीं निर्धारित हो रहे हैं, मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस के जो उनका है उसके हिसाब से नहीं वो तय कर रहे हैं। अभी उनके फेवरेट फील्ड मार्शल जो हैं आसिम मुनीर, वो गए ईरान, तो उसी से बात करें। आपका बहुत फेवरेट फील्ड मार्शल है, आप उसको बुला करके लंच, तो अमेरिका का ही तो पर्चा लेकर गए होंगे ईरान। और ट्रंप के फेवरेट फील्ड मार्शल हैं, तो ट्रंप उससे क्यों नहीं बात कर रहे हैं कि भाई तुम ईरान से बात कर रहे हो, तुम्हारा प्रपोजल हमारे पास आ रहा है, हमारा प्रपोजल तुम लेके जा रहे हो, शांति की वार्ता हो रही है, और ईरान का कोई व्यक्ति या इराक का कोई व्यक्ति जो किसी एक छोटे से संगठन से जुड़ा हुआ है, वो हथियार लेकर के घूम रहा है, हमारी बेटी के खिलाफ कर रहा है, तो तुम बात करो, तुम रोको इसको। भाई आखिर आतंकवाद का जो जिसके जिम्मे है आतंकवाद को फैलाने, वो तो पाकिस्तानी है और वो तो वही है। आसिम मुनीर से सीधे बात करिए ना भाई, आपकी क्यों ऐसा हो रहा है, आप मत करिए इसको। ये ट्रंप की पॉलिसी का बहुत बड़ा फेलियर है कि इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। आप बार बार अपने, हो सकता है किसी डोमेस्टिक पॉलिसी से इस तरह की चीजें भी कर रहे हैं, इसका कोई और लाभ उठा ले वो, जो उनका अपना, वो तो अमेरिका में वो तो डेमोक्रेट्स जो है वो कहते हैं कि आप का गन कल्चर बंद करिए, रिपब्लिकन कहते हैं कि गन कल्चर होना चाहिए। गन जो है तो वो उसकी शरीर, उसकी पहचान का हिस्सा है, अमेरिकी पहचान का हिस्सा है। इससे बड़ी आसानी से लोगों को गन्स मिलते हैं, तो आप इसको भी कंट्रोल करिए एक तो अपने यहाँ, और अपने सबसे पहले बात कि आसिम मुनीर से बात करिए, उसको कहिए कि ये सब नहीं हो। एक पॉलिटिकल खबर है, तुलसी गबार्ड ने रिजाइन कर दिया है। ईरान से जारी टेंशन के बीच ट्रंप के करीबियों में से एक तुलसी गबार्ड ने ट्रंप प्रशासन से इस्तीफा दे दिया है। तुलसी गबार्ड ने अमेरिकी खुफिया विभाग के डायरेक्टर पद से इस्तीफा दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि पति की बीमारी की वजह से इस्तीफा दिया है। तुलसी गबार्ड 30 जून को अपना पद छोड़ रही हैं। उनके प्रति अब्राहम को हड्डी का कैंसर हुआ है और वो उनके साथ रहना चाहती हैं। ये उतना ही सिंपल है जैसा दिखाई दे रहा है। अजीत जी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो काफी दिन से इस बात की चर्चा चल रही थी कि वो ट्रंप के साथ उनकी बन नहीं रही है। अभी तक रेजिग्नेशन लिया गया है, उनको कहा गया है रेजिग्नेशन देने के लिए। और आप देखिए ट्रंप ने कितने लोगों को सैक किया अपने दूसरे कार्यकाल में। अभी उनके दूसरे कार्यकाल का 1.5 साल नहीं पूरा हुआ है और एटलीस्ट 4 या 5 लोगों को वो हटा चुके हैं। उन्होंने ईरान के साथ युद्ध के बीच में अपने सेना प्रमुख को हटाया, जो उनका उन्होंने सेना प्रमुख को हटाया। उसके पहले नौसेना प्रमुख को अपने हटाया था। उन्होंने सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के लोगों को हटाया, अपने मंत्रियों को सैक किया उन्होंने। तो उसी क्रम में ये चर्चा चल रही थी, वॉर के फेवर में नहीं था, उनको सब एक एक करके वो हटाते गए, हटा रहे थे। तुलसी गबार्ड ये तुलसी गबार्ड ने कई ऐसी खबरें आई, ये सारा जो इंटेलिजेंस के जितनी एजेंसीज हैं, 20, 22, 23 जितनी एजेंसीज हैं, उनकी हेड है ये। और उन एजेंसीज ने कई बार कहा, ये एकदम उनकी एजेंसीज की रिपोर्ट है जो कांग्रेस में रखी गई, कि ईरान थ्रेट नहीं है। ये कहा गया कि ईरान अभी परमाणु हथियार नहीं बना रहा है। कई उन लोगों ने कहा कि ईरान कोई हमले की तैयारी नहीं कर रहा था। तो ये चीजें जब कांग्रेस में रखी गई तो ये ट्रंप को पसंद नहीं आ रहा है कि आप कैसे, हम तो जिसको प्रीमाइस बनाया है हमने ईरान पर हमला करने के लिए, तुम उसी को ध्वस्त कर रहे हो कि वो ऐसा ही नहीं, ईरान ऐसा नहीं करना चाह रहा है। तो ये टारगेट पर थी। काश पटेल भी टारगेट पर हैं। ये क्या है कि कई लोग जो हैं, ये जो उनके पुराने मागा वाले लोग हैं, अब वो विरोध कर रहे हैं ट्रंप का कि भाई तुमने तो कहा था कि हम परपेचुअल युद्ध से बाहर निकालेंगे और तुम लगातार युद्ध कर रहे हो। 7 देशों को अभी तक ट्रंप अटैक कर चुके हैं। तो वो ऐसे तमाम लोग उनको पसंद नहीं आ रहे हैं। इसलिए ये इतना सिंपल नहीं है। अब देखिए अमेरिका में और क्या क्या होगा, किन किन के इस्तीफे होंगे, कौन कौन कॉर्नर किया जाएगा, क्योंकि ट्रंप के विजन में मुझे लगता है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन नहीं है, मेक ट्रंप जितना के मनी अगेन, रिचर अगेन। बहुत शुक्रिया दमदार 10 में बस इतना ही आज। बहुत शुक्रिया सज्जन जी, अजीत जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।